वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पिछले लेक्चर में यानी पिछले वीडियो में विज्ञान के संदर्भ में हमने तालिकाओं की पूरी लंबी श्रृंखला को समाप्त कर लिया था। यानी बहुत सारी लंबी लंबी टेबल हमने देखी थी, तथ्य ढेर सारे थे। अब यहाँ से शुरू होती है अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होते हैं, आप इन्हें ठीक प्रकार से समझ पाते हैं या पहले से ही जानते हैं, तो आपके लिए विज्ञान बहुत आसान है। तो सबसे पहले शुरुआत होगी मैकेनिक्स से। जब भौतिक विज्ञान का आप अध्ययन करते हैं ना, तो भौतिक विज्ञान में जो सबसे पहला पाला आपका पड़ता है वो यांत्रिकी से पड़ता है, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में भी सबसे पहले चर्चा होती है, यंत्र है तो गतिमान होगा, और इसीलिए चर्चा होती है गति की। ठीक है, मोशन के बारे में जानना आवश्यक है। गति क्या है, आइए देखते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक परिभाषा के आधार पर देखिएगा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में, कोई भी वस्तु है, सजीव है अथवा निर्जीव है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्थिति में अगर समय के सापेक्ष या समय के साथ बदलाव हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो चीज़ जो है वो गतिमान है। ठीक है, ये एकदम सीधी परिभाषा है। विराम और गति एक दूसरे से संबंधित है। जाहिर सी बात है, अगर गतिमान है तो हम कहेंगे कि गति कर रही है, अर्थात अब उसकी जो अवस्था है वो समय के साथ बदल रही है, तो हम यही कहेंगे ना कि वो गतिमान है, अर्थात गति की अवस्था में है। और अगर वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रही है, जहाँ थी वहीं पर पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे कि वो विराम की स्थिति में है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे बताया गया कि यदि कोई गतिमान वस्तु वेग के साथ, ठीक है, और वेग कैसा, तो समान वेग, यहाँ पर वेग की जो बात की जा रही है, पहले हम समान वेग के ही आधार पे देखेंगे, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो क्या होता है। तो अगर समान वेग के साथ समान समय अंतराल में कोई समान दूरी तय करने वाली वस्तु है, जाहिर सी बात है कि अगर वेग एक समान है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, और समान समय अंतराल हो रहा है, तो मतलब लाजमी होता है, क्योंकि एक जगह से, एक बिंदु है, वहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं। अब इसमें से 2 किलोमीटर तक आप जो रफ्तार पकड़ कर गए वो 5 किलोमीटर पर घंटा की है, सपोज दैट, मान लीजिए। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने अपनी रफ्तार को यानी अपने वेग को परिवर्तित नहीं किया, उतने ही वेग से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना समय आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगाया था, उतना ही आगे उतनी दूरी तय करने में लगेगा। यानी जब वेग एक समान रहेगा तो समय अंतराल अपने आप एक समान बना रहेगा, और समान समय अंतराल में आप समान दूरी तय कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि जो वस्तु है यानी जो चीज़ गतिमान है वो असल में एक समान गति कर रही है या एक समान चाल से चल रही है। अब इसके बाद देखें कि एक समान गति वाला पिंड जो है वो त्वरित नहीं होता है। तो सीधी बात है, त्वरित अगर होगा, मतलब त्वरण उसके अंदर उसके वेग में उत्पन्न होगा, तो वेग क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, वेग एक समान नहीं रह जाएगा। चाल या वेग, सदिश अदिश का कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं घुसाएंगे, सीधी बात है, चाल या वेग या उसकी रफ्तार हम कह सकते हैं, वो एक समान नहीं रह जाएगी। त्वरण का मतलब क्या है कि उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण अगर उत्पन्न हो गया तो रफ्तार में वृद्धि हो जाएगी, तब वो समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं तय करेगा। ठीक, और देखते हैं, यदि एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में व्यक्ति प्लेटफार्म पर गेंद को फेंकता है, मतलब वो रेलगाड़ी में चढ़ा हुआ है और वहाँ से एक बॉल उछालता है प्लेटफार्म की ओर, तो जो गेंद अपना पथ तय करेगी प्लेटफार्म की ज़मीन से टकराने से पहले, जिस पथ पर वो अपना गमन करेगी वो परवलयाकार पथ होगा। परवलय आपने देखा है ना, कुछ ऐसा। ये परवलय कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, या साइड वाला भी हो सकता है, मतलब परवलयाकार आकृति उसकी दिखाई देगी। इसके साथ ये एक चीज़ कही गई कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति जो है वो असमान गति कहलाती है। तो सीधी बात है कि वेग में बदलाव होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब आगे आप देखें कि न्यूटन के गति के 3 नियम कौन कौन से हैं। हालांकि आप इन्हें जानते हैं, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। तो पहला नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, वो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में यानी रुकी हुई है, एक जगह पे स्थिर दिखाई दे रही है, तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहेगी, जैसी है वैसी ही रहना चाहेगी। और अगर गतिमान है, चल रही है, तो वो चलना ही चाहेगी। ऐसा नहीं है कि चल रही है तो वो कहीं बैठ के आराम करना चाहेगी। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है, अगर कोई चीज़ गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहेगी, अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। पता लगा विराम की स्थिति में है, यानी एक जगह पे रखी हुई है, आप उसे धक्का दे दीजिए, यानी बाहर से आपने क्या किया, उस पर बल लगाया, तो वो वस्तु चलायमान हो जाएगी। या कोई चीज़ चल रही है, उसको आप ब्रेक लगा के रोक दीजिए, जैसे कि गाड़ियों में लगता है, तो इसमें क्या है, उसकी जो गति की अवस्था थी उसमें हमने विराम लगा दिया। तो ये बाह्य बल लगाना पड़ेगा, बाहर से कोई अगर हस्तक्षेप नहीं होगा तो वो जैसी है वैसी ही रह जाएगी।
तो ये जो गुण होता है ना किसी भी वस्तु का, उसी को कहा जाता है जड़त्व। ये इनर्शिया का नियम कहलाता है या जड़त्व का नियम कहलाता है, जो कि जड़ता की स्थिति को दर्शाता है। और जड़ता की स्थिति से कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि चीज़ जो है वो टिकी हुई है, एक जगह स्थिर है। वो गतिमान वस्तु भी हो सकती है, लेकिन वो एक ढर्रे पर चल रही है, उसमें जरा भी बदलाव नहीं कर रही है, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। परिवर्तन अगर लाना है तो बाहर से बल लगाना पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल तमाम है, यहाँ 2 उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए, चलती हुई बस के अचानक रुकने से उसमें बैठे हुए यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। आप बस में बैठे होंगे तो आपने बहुत बार अनुभव किया होगा, अगर ड्राइवर सडन ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, आपका जो सिर है अगर आप बचा के नहीं रहेंगे तो सामने वाली जो सीट है उससे टकरा जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो शरीर का नीचे का हिस्सा यानी कमर से नीचे पैर इत्यादि, जो कि बस की फर्श के संपर्क में है, वो बस के साथ असल में गति की अवस्था में है, गतिमान है। लेकिन ऊपर का जो आपका धड़ है, ऊपर का हिस्सा है, वो गतिमान नहीं है, वो जड़त्व की स्थिति में है। और जब एकदम से ब्रेक लगता है यानी बाह्य बल आरोपित होता है तो वो अपनी जड़त्व की दशा से बाहर आ जाता है। यही वजह है कि आप एकदम से आगे की ओर झुक जाते हैं। वैसे ही अगर कोई रुकी हुई गाड़ी है, वो एकदम से चल पड़े तो आप पीछे टकरा जाएंगे अपनी सीट से। सेम यही प्रोसेस इसमें रिवर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं पहले नियम के अंतर्गत। अब जो दूसरा नियम है उसको देख लेते हैं। तो दूसरा नियम आपको ये बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान से देखिएगा, वस्तु के संवेग में, संवेग का मतलब क्या, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में अगर कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो वो उस पर लगने वाले बल पर पूरी तरह से आश्रित होगा। यानी बल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बल में कमी आएगी, बल की मात्रा घटेगी तो इसमें भी कमी आएगी, सीधी बात है। और ये भी कहा गया कि संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। सीधी बात है कि उसके अनुक्रमानुपाती है, यानी सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन वहाँ दिखाई दे रहा है, तो दिशा भी कमोबेश वही होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती ना तो यहाँ जो बल है उसको बढ़ाने पर ये संभावना थी कि ये कम हो सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। तो कुल मिलाकर ये सीधी बात है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित होने वाले, मतलब वस्तु के ऊपर आरोपित होने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है, आप कह सकते हैं। और संवेग परिवर्तन जो है वो आरोपित बल की दिशा में काम करता है। ये हमने देखा। यहाँ एक और परिभाषा है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि बल के अधीन किसी वस्तु का त्वरण, बल के अधीन यानी बल उस पर लगाया गया है, ऐसी वस्तु, जाहिर सी बात है कि आप बाहर से बल लगाएंगे तो उस वस्तु के अंदर त्वरण उत्पन्न होगा, यानी वेग में परिवर्तन होगा। तो वस्तु का जो त्वरण है वो शुद्ध बल के समानुपाती होता है और शुद्ध बल के समान दिशा में ही वो काम करता है, और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से ये सूत्र निकल कर आता है। हमने क्या देखा कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो है वो उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, यानी ए फॉर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है इसको हटा देंगे। तो जब आप जानते हैं कि ये समानुपात जब हटता है तो यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे आप, इक्वल का साइन, और साथ में एक नियतांक जोड़ेंगे यानी कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट है वो असल में यहाँ पर क्या होता है, m होता है, और m जो है वो द्रव्यमान होता है उस वस्तु का जो कि स्थिर होता है। द्रव्यमान तो कहीं बदलेगा नहीं। तो सीधी बात है, यहाँ जो सीधा सीधा संबंध है वो a और f के बीच में है जो कि परिवर्तनशील है। बदलाव इन्हीं दोनों में होगा, m में नहीं होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम्पल अच्छा है। जैसे आप देखें, क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर लेता है, तभी वो कैच कर पाएगा। तो ये दूसरा नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तीसरा नियम जो है वो लोकप्रिय है और इसमें ज़्यादा हमें माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहले से ही इसे अच्छे तरह से जानते हैं। तो पीछे चर्चा भी हो चुकी है। अभी हमने रॉकेट लॉन्चिंग वाला जब उदाहरण लिया था तो उसमें इसकी पर्याप्त मात्रा में चर्चा की थी। यहाँ वही बात है। इस पूरे संसार में यहाँ कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक सत्य है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में उतनी ही मात्रा में प्रतिक्रिया होती है। ये संसार का एक अटल सिद्धांत है, नियम है। तो यहाँ हम वही चीज़ देख रहे हैं। पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहा जाता है, यानी एक्शन, और दूसरी वस्तु के द्वारा विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाए गए बल को रिएक्शन कहा जाता है, ठीक। तो ये है पूरा, और इसीलिए इस पूरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल तमाम है, जैसे कि बंदूक से आप गोली दागते हैं, ठीक है। खासतौर पे जो लंबी वाली गब्बर सिंह वाली बंदूक होती है ना, उसका आप नमूना ले लीजिए। तो उसमें जैसे पहले के समय में था, एनसीसी के जो कैडेट होते थे, जब शुरुआत में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और गोली चलाने की, माने निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवाई जाती थी, तो जो बंदूक का बट होता है लंबी वाली बंदूक का, उसको ऐसे कोहनी और गले के अंदर दाब के तब गोली चलाने का काम होता था।
और जो कैडेट हैं वो सावधान नहीं रहते थे तो उनकी ठोडियाँ टूटने की नौबत आ जाती थी, क्योंकि जो बंदूक है जब आप गोली दागते हैं ना तो वो बहुत तेज़ी से पीछे हटती है। मतलब होता यह है कि बंदूक जो है वो गोली के ऊपर अपना प्रेशर यानी अपना जो बल है उसको आरोपित करती है, और गोली जब आगे की ओर बढ़ती है तो वो अपना प्रतिक्रिया बल बंदूक पर डालती है, और बंदूक को चूंकि आपने पकड़ा है तो वो आपको महसूस होता है। ये इसमें मामला है। वैसे ही यहाँ एक और मज़ेदार एग्जाम्पल है कि कुएं से पानी खींचते समय अगर रस्सी टूटती है अचानक से, तो आदमी अगर जो खींच रहा है वो सावधान नहीं है तो वो कुएं के अंदर चला जाएगा। और ऐसा गाँव में बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। अब तो कुएं से पानी खींचने वाला पैटर्न ही खत्म हो गया, बहुत जगह कुएं ही समाप्त हो गए, लेकिन अक्सर पहले छोटे बच्चे जो हैं वो कुएं में गिर जाते थे और उसके पीछे रीज़न यही होता था। तो प्रतिक्रिया बल उनको खींच लेता है। ये सारा मामला है। रॉकेट लॉन्चिंग वाला एग्जाम्पल आपने पीछे देखा ही। अब अगली जो हम डिफिनीशन देखेंगे वो है दूरी। चूँकि हम रफ्तार की बात कर रहे हैं, हम गति की बात कर रहे हैं, तो जब आप गतिमान होंगे तो निश्चित तौर पर आप कुछ दूरी तय करेंगे। तो दूरी असल में क्या होती है, और दूरी क्या होती है, साथ में विस्थापन भी एक चीज़ होती है। तो विस्थापन क्या है, दोनों में एक आधारभूत अंतर क्या है, ये जानेंगे। तो देखिए, डिस्टेंस का मतलब क्या है, किसी गतिमान कण के द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए वास्तविक पथ की, ये कोई काल्पनिक पथ नहीं है, वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। और अच्छी बात यह है कि दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सीधे सीधे आपको परिमाण चाहिए होता है, उतना सफिशिएंट। तो दूरी एक अदिश राशि है, मात्रक इसका मीटर है। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन भी वही बात है, लेकिन विस्थापन में होती है दिशा, और इसीलिए इसको कहा जाता है सदिश। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन किसी वस्तु की गति की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब ये हुआ कि विस्थापन भी दूरी है, लेकिन ये कैसी दूरी है, न्यूनतम दूरी है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है, पॉइंट जो है, उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस ये होती है, और इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सही है। थोड़ा सा अंग्रेजी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ अंग्रेजी वाले भी जो बंधु हैं वो यहाँ देख रहे हैं और वो रुष्ट हो रहे हैं कि इसका अंग्रेजी वाला फॉर्मेट नहीं दिया गया, तो उसमें थोड़ा सा आपकी मदद कर दी जाए, बाद में ये आएगा, बाइलिंगुअल भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ हमने देखी। अच्छा, यह कण की गति के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के स्थिति सदिशों के परिवर्तन के बराबर होता है। जो स्थिति सदिश होते हैं ना, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, यानी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा अगर आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी रहे होंगे तो, या साइंस के भी रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति सदिश जो होता है उसमें जो बदलाव होता है पहले बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक, उसी के सापेक्ष विस्थापन को नापा जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, मात्रक इसका वही होता है जो दूरी का है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सूत्र पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम सदिश और अदिश की बात करेंगे तो वहाँ पर अंतर आएगा। विस्थापन का परिमाण गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ शर्त क्या है, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का मतलब ये हुआ कि हम सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा उसी को ट्रेवल करेंगे, चाहे कितना भी आप घुमा फिरा कर जाइए, लेकिन जो सबसे कम फासला होगा उसी को हम नापकर विस्थापन के बराबर मानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें अंतर क्या है। अंतर है सदिश और अदिश का, और कोई अंतर नहीं है। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। आपने पिछले अगर मेरे साइंस के जो लेक्चर है जैसे UPPCS के लिए दिया गया था या उससे पुराने, उसमें देखा होगा कि मैंने इस एग्जाम्पल को दिया है और हर जगह दिया जाता है ताकि आप समझ सकें। अगर आप नए हैं तो यहाँ से देख लीजिए। देखिए, दो बिंदु हैं, एक है आपका पॉइंट A और दूसरा है पॉइंट B। यहाँ पे आप चूँकि परीक्षार्थी हैं तो परीक्षा वाला ही एग्जाम्पल दिया जाता है। आप चाहें तो वो मॉल वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ये आपका घर है, ठीक, और आपको देना है एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स आपको देना है और डेट उसकी निर्धारित हो गई है, ईश्वर करे निर्धारित हो जाए। तो यहाँ पर आप सेंटर आपने पता कर लिया है कि आपका सेंटर आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि इतना नज़दीक सेंटर मिलना ये बड़ी बात होती। तो 5 किलोमीटर के फासले पर आपका सेंटर है और यहाँ है वो स्कूल जहाँ आप परीक्षा दें। अब आप क्या करते हैं, परीक्षा के दिन तय समय से थोड़ा पहले निकलते हैं और सीधा ट्रेवल करके परीक्षा के केंद्र पर पहुँच जाते हैं। अब आपने क्या किया, 5 किलोमीटर दूरी तय की। उसके बाद यहाँ पे आपने परीक्षा दी, अपना काम किया, दोनों पेपर आपने दिए। उसके बाद सीधे उल्टे पैर आप इसी रास्ते पर चल के अपने जो इनिशियल पॉइंट है यानी घर है वहाँ पे पहुँच गए। तो अब आपसे पूछा गया कि कितनी दूरी तय की, तो 5 किलोमीटर आप गए और 5 किलोमीटर आए, तो आपने 10 किलोमीटर पूरी दूरी तय की। विस्थापन कितना तय किया, तो विस्थापन आपका हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप इस दिशा में गए तो +5 और अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही दूरी तय करके आप लौट आए तो -5, +5 में से -5 घट जाएगा तो 0, ठीक है। तो विस्थापन आपके द्वारा जो तय किया गया वो 0 हो गया। एक और चीज़,
यहाँ देखिए 5 किलोमीटर का सबसे न्यूनतम अंतर है आपके परीक्षा केंद्र और आपके घर के बीच में, है ना। यही आपको बताया गया है, ये ए है और ये बी है, और बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो यही असल में आपका विस्थापन है। लौट कर अगर आप नहीं आते हैं तो वो परिणामी जब निकालेंगे, तो अगर आप लौट के भी उतना ही चल के आ गए हैं तो फिर 0 हो जाएगा। और दूरी की जहाँ तक बात की जाए तो इस बिंदु से इस बिंदु तक हमें पहुँचना है, चाहे हम कितना भी आड़ा तिरछा घूम कर पहुँचे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से निकलेंगे, चाय की दुकान पे जाएंगे, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद कुछ देर यहाँ कुछ दोस्त मिल गए, उनसे बहस करेंगे, ठीक। और बहस करने के बाद जब पता लगेगा कि परीक्षा बहुत मतलब समय नज़दीक आ गया है, नहीं पहुँचेंगे तो गेट बंद कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ से भटकते भटकते अपने केंद्र तक पहुँचेंगे। अब ये भी तो है ना, तो आपने लंबी दूरी तय की, तो ये पूरा यहाँ पे मीज़र किया जाएगा, नापा जाएगा, अगर दूरी का मापन हो रहा है तो। और अगर विस्थापन का मापन हो रहा है तो सीधा सीधा यहाँ से जो न्यूनतम दूरी है उसी को नाप लिया जाएगा। तो ये मामला होता है, दूरी और विस्थापन के बीच का फर्क होता है। यहाँ लिखित तौर पे भी देख लीजिए, कहा गया कि दैनिक भाषा में दूरी और विस्थापन का एक ही अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन अब नहीं मानेंगे। आप विज्ञान के विद्यार्थी बन गए हैं, अगर अभी तक नहीं थे तो भी बन गए हैं, और ये बेसिक साइंस है जो कि सभी लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको एक नहीं समझना है, क्यों अंतर होता है वो आपको बता दिया। और भौतिकी में दोनों अलग अर्थ में इस्तेमाल भी किए जाते हैं। किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच में तय की गई जो विशिष्ट पथ की दूरी है उसको लंबाई, विशिष्ट पथ की जो लंबाई है उसको दूरी कहा जाता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है, दिशा की आवश्यकता इसमें होती है, दिशा के आधार पर ही प्लस माइनस के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। दूरी जो है वो अदिश राशि है। तय की गई जो दूरी है उसमें सिर्फ परिमाण होता है, यानी दूरी जो है वो सिर्फ मात्रा है, परिमाण है। और विस्थापन में साथ में दिशा भी दर्शाई जाती है। और किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कभी शून्य नहीं हो सकती, ये एक बात है। शून्य होगी ही नहीं, कैसे होगी आप जानते ही हैं। मतलब एक बिंदु से चल के आप दूसरे बिंदु तक गए तो जितना आपने चला है वो दूरी के रूप में रिकॉर्ड हो गया, है ना। तो उतना तो रहेगा ही, वो 0 कभी नहीं हो सकता, चाहे आप जिस भी तरह से ट्राई कर लीजिए। अगर आप गतिमान होंगे तो आप कुछ दूरी तय करेंगे और वो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती और न ही ऋणात्मक हो सकती है। ये एक चीज़, विस्थापन शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं और यहाँ उसी चित्र को दर्शाया गया है कुछ अलग ढंग से। अब इसके बाद जो अगला हमारा मुद्दा है उसमें हम चाल और वेग को देखेंगे। तो सबसे पहले चाल को देखेंगे। यहाँ भी वही मामला है, सदिश और अदिश का। चाल जो है वो अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। तो चाल यानी स्पीड की अगर बात की जाए तो कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है, इकाई समय में, ठीक है। यहाँ इकाई समय इसलिए लिया गया है ताकि छोटी क्वांटिटी रहेगी तो आपको समझ में आएगा। तो इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहा जाता है। और चाल एक अदिश राशि, ठीक है। एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वेक्टर। और चाल मुख्यतः कुछ निम्नलिखित प्रकारों की होती है। पहली तो है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान चाल, दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म और तीसरी है एवरेज, औसत। तो एक समान चाल, इसमें क्या होता है, जब कोई कण एक समान या समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी जो चाल है उसको एक समान चाल कहा जाएगा। और एक समान गति में हर समय तात्क्षणिक वेग का मान वही होता है जो कि औसत वेग का होता है। चूँकि वो एक समान चाल से चल रही है तो वेग में बदलाव होने वाला है नहीं, मतलब चाल में बदलाव होने वाला है नहीं। तो चाल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो औसत जो उसका आएगा वो भी वही होगा, सीधी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। और असमान में क्या होता है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको असमान चाल कहते हैं। औसत चाल में क्या होता है, कुल दूरी हम लोग नापते हैं, औसत ले लेते हैं, एवरेज लेना आप जानते ही हैं। यानी दिए गए समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी का कुल समय अनुपात के साथ हम निकाल लेते हैं एवरेज यानी औसत, और वो हो जाती है हमारी औसत चाल। अब अगला जो मामला है, यहाँ देखिए सूत्र भी दिया है। सूत्र में कहा गया कि औसत चाल जो है ये तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय होता है। और यहाँ पर आप VAV लिखा हुआ देख रहे हैं, AV मतलब होता है एवरेज। तो चाल जो है ये एवरेज निकाली गई है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। डेल्टा S जो है वो तय की गई कुल दूरी है, ये डेल्टा है, कैपिटल लेटर है डेल्टा का, स्मॉल ऐसे लिखा जाता है। तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। और डेल्टा T जो है ये समय अंतराल है। तो इस तरीके से ये सूत्र है, अगर आप चाहें तो कोई कैलकुलेशन इसमें रखकर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ हम देखेंगे वो इसी का दूसरा रूप है जो कि दिशा युक्त है यानी सदिश राशि है, और वो है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या परिभाषा हो सकती है, परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु इकाई समय में, ध्यान से देखें, जब कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, यानी कि जितनी विस्थापित होती है। दूरी तय करने की बात अब यहाँ पे नहीं की जाएगी, दूरी वाली बात हम चाल में कर रहे थे, यहाँ हम बात करेंगे विस्थापन की। तो एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहा जाता है,
ठीक, ये इसमें परिभाषा है। और ये एक सदिश राशि है निश्चित तौर पे। SI मात्रक वही है जो कि आपकी चाल का है। और वेग जो है वो जैसे विस्थापन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य की अवस्थाएं हो सकती हैं, वैसे ही वेग में भी धनात्मक ये हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब चाल और वेग को एक साथ देखेंगे तो चाल जो है, यहाँ देखिए आप, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। ठीक है, तो चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय। अब चाल और वेग में जो सबसे बड़ा अंतर है वो सदिश अदिश का है, वही एक बेसिक अंतर है। मतलब चाल को चाहिए होता है परिमाण, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और वेग को परिमाण और दिशा दोनों चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अभी त्वरण को देखना आवश्यक हो गया है। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन, जब हम वेग की बात करते हैं और वेग अगर एक समान नहीं है तो निश्चित तौर पर यहाँ जानना आवश्यक हो जाता है कि वेग जब एक समान नहीं है तो उसमें परिवर्तन आखिर क्यों हो रहा है। तो परिवर्तन होने के पीछे वजह होती है त्वरण। त्वरण अगर किसी वस्तु की चाल में या वेग में आरोपित हो जाता है, विशेष रूप से वेग में, तो उसके वेग में परिवर्तन ले आ देता है, उसकी रफ्तार को बढ़ा देता है। और इसी की जगह पे इसका छोटा भाई अगर मंदन आ गया, मंदन यानी रिटार्डेशन, तो वो क्या करेगा, रफ्तार को कम कर देगा। यहाँ हम त्वरण की बात कर रहे हैं। तो त्वरण जो है ये वेग परिवर्तन की दर होती है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। और ये भी एक सदिश राशि है, वेग परिवर्तन की दिशा में ही ये काम करता है। मात्रक इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मात्रकों पर हमने पर्याप्त चर्चा पिछले कई लेक्चरों में की। सूत्र इसका क्या हो सकता है, तो जो परिभाषा है उसी से हम सूत्र बना लेंगे। वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, समय के सापेक्ष हम वेग में बदलाव को देख रहे हैं। तो यहाँ भी वैसे ही इसे थोड़ा सा एक जो सिंबॉलिक फार्म है उसमें ढाल लेते हैं। तो स्मॉल a से हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण को दर्शाते हैं, और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा जो है वो परिवर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा v यानी वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन अर्थात समय अंतराल, तो डेल्टा स्मॉल टी। यहाँ तक हमने त्वरण की जानकारी प्राप्त की है। इससे पीछे हमने चाल और वेग को देखा, और उससे भी पहले हमने दूरी और विस्थापन की जो जानकारी है उसको प्राप्त किया। अब यहाँ से हम न्यूटन के जो गति के समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं, आप जानते ही हैं, तीनों को आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये एक विमीय गति यानी 1 डायमेंशनल जो मोशन होता है उसके लिए काम आने वाले समीकरण हैं, और इनके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल भी आपको पता होने चाहिए। तो इन पर हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी अगर इसमें चर्चा शुरू की गई तो ये देखने में भले छोटा लग रहा है, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। और बहुत लंबे वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार।